इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज के वीलॉग में मैं आपको इंतहाई हसास बात बताने लगा हूं, और वो बात जो अक्सर आप भी करते हैं कि पाकिस्तान की फिल्में नाकाम क्यों होती हैं और इनके मौज़ूआत बदलते क्यों नहीं। तवाइफों के गिर्द ही या गुंडों के बगैर कोई पाकिस्तानी फिल्म बन नहीं पाती। बदमाशों के गिर्द फिल्में घूमती हैं या तवाइफों के गिर्द ज़्यादातर फिल्में घूमती हैं। सोशल मसाइल को और पाकिस्तान के अंदर मोटिवेशनल सिचुएशन पैदा करने के लिए, कल्चर को तब्दील करने के लिए, हकीकत में पाकिस्तान की तरक्की के लिए फिल्मों से कोई बड़ा काम नहीं लिया जाता। इसकी एक बुनियादी वजह यह है, मैंने अपनी लाइफ में भी जब मैं शोबिस की बीट करने जाया करता था, जब मैंने क्राइम की बीट की, तो मुझे इन बातों को समझने और इनको देखने और इनको जानने और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का भी इत्तेफाक हुआ जिनके ज़रिए से ये बात साबित होती रही है कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा तबका, ख़ास तौर पर वो अदाकाराएँ जिनका बज़ारे हुस्न से ताल्लुक़ रहा है, वो ख़ास तौर पर किसी न किसी डॉन के साथ वो बस्ता हुआ करती थी, किसी बाअसर बंदे के साथ ज़ेरे साया रहकर वो आगे निकलने की कोशिश किया करती थी। किसी को वो मंथली दिया करती थी, किसी को वो मोहब्बत दिया करती थी, किसी से वो पैसे लिया करती थी। गोया एक वो माहौल बना कर रखती थी जिससे ये तासुर हमेशा कायम रहता था कि पाकिस्तान की बहुत सारी अदाकाराओं का ताल्लुक़ जो है, एक तरफ बड़े बड़े सियासतदानों से है या ताकतवर लोगों से है, दूसरी तरफ वो किसी न किसी डॉन के साथ वो बस्ता हुआ करती थी। पिछले दिनों मेरी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बाक्सर साहब से बात हुई, जिन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे बदमाशों को, गुंडों को, डॉन्स को, रेपिस्ट को और ऐसे ख़तरनाक लोगों का इनकाउंटर किया हुआ है। चूँकि उनके साथ एक अच्छा मेरा बरादराना ताल्लुक़ भी है, तो वो कोई ना कोई बात मुझे बताते भी रहते हैं। तो उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि आतिफ़ चौधरी एक ऐसा पंजाब का सबसे ख़तरनाक डॉन रहा है कि जिसने इलाक़ा गैर के अंदर भी जाकर अपनी हुकूमत कायम कर दी थी। जब पंजाब में उसका रहना मुश्किल हो गया, लाहौर से निकल कर वो इलाक़ा गैर में रहकर पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज भी किया करता था। बहुत सारी अदाकाराएँ जो हैं वो उसके कहने पर इलाक़ा गैर में जाकर भी डांस किया करती थी, और बहुत सारी फिल्में जो थी आतिफ़ चौधरी को भत्ता दिए बगैर, उसको हिस्सा दिए बगैर, उसको हिस्सेदार बनाए बगैर बना नहीं करती थी। तो इससे तो ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है 90 के दौर में जब इसने मजबूती पकड़ना शुरू की, ख़ास तौर पर पंजाबी फ़िल्मों के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िल्मों के अंदर वल्गैरिटी भी आना शुरू हो गई थी, तो ख़ास तौर पर पंजाबी फ़िल्मों के अंदर ये कल्चर जो है बड़ा मजबूत हो गया था। और 90s का ही वो दौर है जब आतिफ़ चौधरी ने इलाक़ा गैर में रहकर और लाहौर से इलाक़ा गैर तक, बल्कि उसका कराची तक भी हुक्म चलता था, उसने वहाँ बहुत सारी अदाकारों को बुलाया, उनसे मुजरे कराए और अपने वहाँ बैठ के दोस्तों का दिल बहलाया करते थे, और भी सारे काम वहाँ हुआ करते थे जिसका मैं जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। आतिफ़ चौधरी ने ही अपने बड़े प्यारे साथी खालिद हीरा के कहने पर अदाकारा रीमा के घर पर पहली बार फायरिंग की थी और कलाशनकोव के बहुत ज़्यादा बरस्ट मारे थे, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के अंदर खौफ व हरास फैल गया। रीमा की खुशकिस्मती ये रही है कि उसके साईं जो थे ना, वो बड़े तगड़े थे। वो आतिफ़ चौधरी को किसी न किसी तरीके से मैनेज करती रहीं। इसके बाद तो ये हुआ कि जब लाहौर में आतिफ़ चौधरी का जो जीना मुश्किल हो गया, ख़ास तौर पर आबिद बाक्सर साहब ने जब उसका जीना जो मुश्किल कर दिया और वो खुलकर कोई वारदातें नहीं कर सकते, तो वो इलाक़ा गैर में वो भाग गए थे। लेकिन इलाक़ा गैर में जाकर उनका जो सिक्का चलता था, जो रोब चलता था, उनका जो नेटवर्क चलता था, वो बहुत बड़ा था। और उसके साथ पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदानों की ज़िंदगियां भी ख़तरे में पड़ गई थी। कहा यह जाता है, और इस बात का मैं अभी आपको आगे चल के अदाकारा नादरा के हवाले से अपना एक वाक़या सुनाने लगा हूं, जो मैंने 92 में मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, जिसके ये ऑफ द रिकॉर्ड उसमें बातें ऐसी हुई थी जो मैं लिख नहीं सका। लेकिन ये चूँकि बहुत सारे और भी सीनियर सहाफ़ियों को इन बातों का पता है, तो मैं आज आपसे वो भी बात शेयर करने लगा हूँ जिससे इस बात की तस्दीक हो जाएगी। और इस बात की अगर मैं तस्दीक ना भी करूँ, मेरे कहने से शायद आप इस बात पर यकीन ना भी करें, लेकिन आपके अपने तजर्बात हैं, अपने मुशाहिदात हैं, आप ख़ुद भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके ख़ुद भी जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके अपने फ़िल्मी दुनिया के कुछ ना कुछ लोगों से, बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुकात हैं, वो ख़ुद इस बात की तस्दीक कर देंगे कि हाँ, ऐसा होता रहा है। बड़े बड़े मुजरे जो होते हैं वो यहाँ गली मोहल्लों में थोड़े होते हैं, वो तो महल्लात में होते हैं या ऐसे मकामात पर, बड़े बड़े डेरों पर होते हैं। तो इलाक़ा गैर भी आतिफ़ चौधरी ने एक डेरा बना रखा था, एक सल्तनत बना रखी थी। वहाँ पाकिस्तान की टॉप की जितनी भी उस दौर की 90 के दौर में जो जितनी भी एक्ट्रेस थी, मुनासिब ये है कि मैं उनके नाम ना लूँ,
वो वहाँ जाया करती थी। एक तो उन्हें अपनी ताकत में इजाफ़ा करना होता था, एक तो उनकी मजबूरी होती थी, एक तो उन्हें पैसा लेना होता था, वहाँ जाकर अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाया करती थी। और फिर इस हवाले से एक मैं आपको बताऊँ, जो मेरे ज़राए मुझे बताते रहे हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस इन्हीं लोगों की मदद से बहुत सारे लोगों को अपने रास्ते से भी हटाया करती थी और बड़े करीबी लोगों को भी वो हटवा दिया करती थी। बहुत सारी जो पाकिस्तान की फ़िल्मी एक्ट्रेसेस हैं, किसी पर तेज़ाब उसके चेहरे पर गिराया गया और किसी को कत्ल कर दिया गया। इन सब कहानियों के पीछे एक माफिया का वही ताल्लुक है जो इन एक्ट्रेसेस को ताकत दिया करता था, जो इनकी रखवाली किया करता था, जिनके साथ इनके ताल्लुकात हुआ करते थे, जिनकी कहा जाता है ये रखेले भी हुआ करती थी, दाश्ता भी हुआ करती थी और उनकी अच्छी दोस्त भी हुआ करती थी। ये एक ताल्लुक था, कारोबारी ताल्लुक था, जिसने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को तबाह किया और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तान के कल्चर पर हद से ज़्यादा ज़रब लगाई। और ये मैं एक बात जो बताने लगा हूँ कि 92 में जब मैं फ़िल्म स्टूडियो में गया एवेन्यू में, तो वहाँ उन दिनों इलाका गैर के नाम से एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। इत्तेफाक से वहाँ नादरा बेगम से मुलाकात हो गई। ये फ़िल्म उनकी तो नहीं थी, इसमें गालिबन साइमा बेगम थी या उनके साथ जावेद शेख वगैरह थे, लेकिन इलाका गैर के उसी सेट पर थोड़ी देर के लिए नादरा बेगम के साथ मुलाकात हुई। 92 की बात है, ये 92 के आखिर की बात है गालिबन। तो मैंने उनसे कहा कि फ़िल्म का नाम तो बड़ा नादरा, बड़ा अनोखा सा नाम है, इलाका गैर। तो वो बड़े हंसकर कहने लगी कि इलाका गैर आप लोगों के लिए तो इलाका गैर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए इलाका गैर नहीं हो सकता। उन दिनों चूँकि हम ये बातें सुन रहे थे कि बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं इलाका गैर में जाकर मुजरे करती हैं और उन्हें मजबूरी में भी बुलाया जाता है, उन्हें उठाकर भी ले जाया जाता है। तो मैंने नादरा से कहा कि आप इतना सफ़र करके इलाका गैर में कैसे चली जाती हैं? यहाँ से दिन रात आप शूटिंग करती हैं, फिर आपके लिए जाना बड़ा मुश्किल नहीं होता? आप जो है अपनी कार पर सफ़र करती हैं, फिर इतने लोगों को आप लेकर फिर आप इतने लोगों को कैसे ले जाकर वहाँ परफॉर्म करती होंगी और आपको खौफ नहीं आता? नादरा ने कहा ये बात अब ना लिखने वाली है ना बताने वाली है, लेकिन मैं ऑन द रिकॉर्ड लाने के लिए आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो फ़न आप चाहते हैं कि जैसा फ़न हो वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम इस माहौल को जिन लोगों ने ख़राब किया हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए ना हुकूमत मदद करती है, ना सरकारी इदारे मदद करते हैं। कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा जो है इन लोगों को लगाम नहीं डालता। हम मजबूर हैं, हमारा ताल्लुक ठीक है, हम बज़ारे हुस्न से उठकर आती हैं, लेकिन हम अच्छा काम करना चाहती हैं, लेकिन हमारी इस मजबूरी का जो है सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ये माफिया जो उठाते हैं, डॉन उठाते हैं। हाँ, मैं जाती हूँ, लेकिन मेरे लिए कार पर जाना बहुत मुश्किल होता है। मैं रात सारी भी बिज़ी होती हूँ, तो मुझे पता है कि शूटिंग ख़त्म करके अब सुबह पहली फ़्लाइट पर मुझे पेशावर पहुँचना होता है। फिर मैं वहाँ से गाड़ियों पर एक काफ़िले की सूरत में मैं जाती हूँ और फिर मुझे वहाँ रहना पड़ता है 12-13 घंटे। फिर मैं आराम भी थोड़ा सा करती हूँ। फिर रात को वहाँ एक बहुत बड़ी महफ़िल होती है, मैं उस महफ़िल में से फ़ारिग होने के बाद रात को ही फिर मैं वापस आती हूँ पेशावर में, फिर गाड़ी पर बैठती हूँ और फिर बाई एयर मैं लाहौर वापस आ जाती हूँ। तो हमारी ज़िंदगी में इतनी तेज़ी है कि हम आपको बता नहीं सकते। आपको ये लगता है हमारा ग्लैमर लगता है, लेकिन हमारी मजबूरियाँ और हम पर जो जुल्म हो रहा होता है वो आप लोगों को नज़र नहीं आता कि हमें बंदूक की नोक पर नचवाया जाता है, बंदूक की नोक पर हमसे काम करवाया जाता है। तो नादरा बेगम की ये दर्दनाक ऐसी एक बात थी जो हम सच्ची बात यह है कि उन्होंने भी खुद भी मना किया कि ऐसी बात आप ना ही लिखें तो बेहतर है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इंतशार फैलेगा। नादरा बेगम की जो ये बात थी इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई इसलिए भी थी कि बहुत सारे उस वक्त के जो फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे वो आतिफ़ चौधरी के आगे भी सरेंडर कर चुके थे और अपनी फ़िल्मों में उनके लिए हिस्सा रखा करते थे। आतिफ़ चौधरी को तो गालिबन 94 में फिर मर्डर हो गया था, इनकाउंटर नहीं हुआ था उसका। आबिद बाक्सर साहब ने उसको अपने पुलिस मुकाबले में मारने से इनकार कर दिया था। और फिर आतिफ़ चौधरी को जब वो एक पेशी पर जा रहे थे, हथकड़ियाँ लगी हुई थी, फिर उनको एक मुखालिफ ग्रुप ने फिर मार दिया था फायरिंग करके। लेकिन तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पर बदमाशों, कब्ज़ा ग्रुपों और बहुत सारे ऐसे माफियाज़ का जो है वो असर रहा है और बहुत सारे बाअसर सियासतदान भी जो है पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी इन्वेस्टमेंट भी करते रहे हैं और इस तरह बहुत सारी एक्ट्रेसेस को मजबूर करके भी उनसे काम लिया जाता रहा है। यही वजह है कि आज तक कोई कहानी खुलकर और अच्छे तरीके से ऐसी नहीं बन पाई कि जिस पर हम ये फ़ख्र कर सकें कि इससे पाकिस्तान के यूथ के अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगी। जबकि ज़्यादातर जितनी भी पाकिस्तान की फ़िल्में हैं, पंजाबी फ़िल्में, उनकी अक्सरियत जो फ़िल्म मार धाड़ है, तवाइफ है और इसी तरह की बदमाशी कल्चर के गिर्द घूमती हुई इन फ़िल्मों के गिर्द हमारा सबसे ज़्यादा सरमाया
اور وہ ख़ास طور پر وہ ذریعہ जिससे हम पाकिस्तानी कल्चर को बदल कर पूरी दुनिया में मुतारफ़ करा सकते हैं। और इसकी मिसाल इंडिया में मौजूद है कि इंडिया में बहुत सारी अपने मुआशरे के अंदर नौजवानों की, फैमिलीज़ की मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर, इंस्पिरेशनल कहानियाँ लेकर वो फ़िल्में बनाते हैं और सुपर हिट होती हैं, डुपर हिट होती हैं और 2000, 3000, 4000 करोड़ तक वो बिज़नेस करती हैं पूरी दुनिया में। और कहानियाँ भी उनकी अच्छी होती हैं, उनकी डायरेक्शन बड़ी अच्छी होती है, एक्टिंग का तो क्या कमाल है। लेकिन हम अफ़सोस कि हम अभी तक इसी कल्चर के अंदर बैठे हुए हैं और इससे निकलने की कोई कोशिश नहीं की जा